23 के महासंग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। 4 राज्यों की हम लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कि मतगणना का काम तेजी से चल रहा है। जो रुझान मिल रहे हैं उससे भी हम बार बार आपको अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुझानों में बनती दिख रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। सुकमा से बड़ी खबर आ रही है। सुकमा से बड़ी खबर है, पूर्व जो मंत्री हैं, भूपेश सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा 6वीं बार चुनाव जीत चुके हैं। कवासी लखमा 98 से लगातार कोंटा विधानसभा से जीत रहे हैं। 6वीं बार चुनाव जीता है। मनीष कुंजाम से मिली थी इन्हें कड़ी टक्कर, मतलब जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे कवासी लखमा के, वो मनीष कुंजाम थे। सुकमा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे भूपेश सरकार में, वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। 6वीं बार लगातार उन्होंने चुनाव जीता है। 1998 से लेकर लगातार कोंटा से जीत रहे हैं कवासी लखमा। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुंजाम को उन्होंने हराया है। बड़ी प्रतिस्पर्धा थी वहां पर, लेकिन अंत में कवासी लखमा जीत की ओर बढ़े। कवासी लखमा ने ये चुनाव जीत लिया है। 6वीं बार चुनाव जीता है कवासी लखमा ने कोंटा विधानसभा से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1998 से लगातार कोंटा विधानसभा से जीत रहे हैं कवासी लखमा। 6वीं बार इन्होंने चुनाव जीता है। मनीष कुंजाम से कड़ी टक्कर मिली थी, तगड़ा कॉन्टेस्ट था, लेकिन कवासी लखमा सीट ले गए। उन्होंने अपनी सीट बचा ली। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोंटा से 6वीं बार कवासी लखमा ने चुनाव जीत लिया है। निकटतम प्रतिद्वंदी मनीष कुंजाम को उन्होंने कड़े कॉन्टेस्ट में, बड़ी प्रतिस्पर्धा में हरा दिया है। ये दृश्य देखिए किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, हम आपको एक ताज़ा दृश्य दिखा रहे हैं। ये दृश्य है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के बाहर का ये पूरा दृश्य है, जहां पर कि कार्यकर्ता हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। जश्न का माहौल है। कुशाभाऊ ठाकरे एक जो भाजपा मुख्यालय है, वहां का आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े ताशे सब तैयार हैं, बल्कि बजने भी शुरू हो गए हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। वहाँ की हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि जश्न का कैसा माहौल है। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। जो रुझानों में जो सीटें दिखाई दे रही हैं, माना जा रहा है कि यही परिणाम में बदलेंगे और जीत का जश्न मनाया जा रहा है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। आपको हम दृश्य दिखा रहे थे। अब हम चर्चा करते हैं, जैसा कि अभी हमने छत्तीसगढ़ की बात की, अन्य राज्यों की बात की, मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं। स्वागत है मैडम आपका। संदीप सबलोग जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ सुनील श्रीवास्तव हैं, एशियन न्यूज़ के मध्य प्रदेश के संपादक हैं। सुनील जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रियंका दुबे जी, आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बार बार बात हो रही थी कि जो 18 साल का लंबा शासन, 1.5 साल का बीच में वनवास, फिर आप सत्ता में आए, उसके बाद चुनाव लड़ा, बहुत सी बातें हुई, कहा गया कि नहीं अब तो नहीं चलेगा, बहुत से नेता केंद्र से उतारे गए, बड़ा दौरा हुआ, ये सब ठीक है मैडम, लेकिन क्या आप लोगों को भी कोई भरोसा था? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब तो आप जीत ही रही हैं। आप अगर ना भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईमानदारी से बताइएगा, इस जीत की उम्मीद थी आपको जो रुझानों में है? पूरी तरह से प्रचंड, ये फ्रैंकली आपसे कहूँगी, आप ईमानदारी से पूछा तो ईमानदारी से जवाब दूंगी। परंतु बहुमत की सरकार होगी, ये मेरा विचार सुनिश्चित था, पहले दिन से था कि जिस हिसाब से अगर हम बात करते 2018 का जैसा आपने वनवास का जिक्र किया, वो वनवास नहीं था, जनता के साथ किया गया छल था, हमारे साथ नहीं हुआ था, वो छल जनता के साथ हुआ था। इसलिए वोटिंग परसेंटेज 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा था।
जिसको कांग्रेस ने ये मान लिया, जो उनको सीट ज्यादा मिल गई, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, जनता का उन्हें सहयोग था, जनता का उन्हें मत नहीं था, बस जनता के साथ कुछ भ्रम किया गया था। और जिस तरह से ये बड़ा कड़वा सत्य है कि जिस प्रकार उन्होंने उस समय भी जातियों में बांटने की, पूरी तरह से बंटवारे की राजनीति करनी चाहिए थी, उसे उन्होंने इस बार भी हावी करने की पूरी कोशिश करी, परंतु वो इस बार नाकाम रहे। और जनता इस समय समझदार हो चुकी है, वो एक स्थायी सरकार चाहती है, वो एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जिसका नीति निर्देश और नियत बिल्कुल स्पष्ट हो, और जो जनता की सरकार हो, जो जनता के हित के बारे में विचार करे। जिस प्रकार से 2003 से लेके आज तक जनता के आशीर्वाद से ही ये सब चीजें संभव हो पाई है, तो हम उनके ऋणी हैं, और आगे भी उनके इस धन को लेते हुए जो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, इस कर्तव्यों के साथ हमें माननीय मोदी जी से सीख लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए, उनकी वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें भी आगे जो 5 साल है इस चीज को पूरी तरह से धरातल पर उतारना होगा। जी, आपने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। आपसे इसलिए मैं आपसे एक और सवाल करता हूं प्रियंका जी, आपने ये कॉन्टेस्ट किया, बड़े नेताओं को उतारा, जैसा मैंने सवाल किया, बड़े नेता केंद्र से आए, उतरे और उन्होंने इस चुनाव में बड़ा हिस्सा लिया, बड़ी भूमिका अपनी अदा की। उसके बाद ये चुनाव होता है, चुनाव आप जीत जाती हैं, प्रचंड जनादेश मिल रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब तो ये मान लिया जाए प्रियंका जी, आप भी ये मानेंगी, हालांकि जो जनादेश, जो रुझान आपको दिखाई दे रहा है, अब तो आपको ये लगता होगा कि यही सवाल मैंने पिछले प्रवक्ता से भी किया था, जवाब नहीं मिला था, क्योंकि आपने ईमानदारी से जवाब दिया पिछले सवाल का, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जब अग्नि परीक्षा पार कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो क्या वही चेहरा होंगे? ये कंटिन्यू चलेगी उनकी सरकार, वही लीड करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये नेतृत्व, आप लोग ने खुद ने कहा कि केंद्र के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, माननीय हमारे जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, चाहे माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो चुनाव लड़ा गया, इसमें सबसे ज्यादा अगर चहेता चेहरा या जनप्रिय चेहरा अगर देखा गया, और आप लोगों ने जिन्हें सबसे ज्यादा कवरेज भी किया जिनकी रैलियों को, वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ही हैं। और कहते हैं ना कि बहनों के लाडले भाई और भांजे भांजियों के बिल्कुल चहेते मामा जी। तो हमें पूरा, अभी तक जब हमने उनके नेतृत्व में कुशलता से सरकार का संचालन किया है, तो निश्चित है कि हमें विश्वास है कि केंद्र इस बात को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेंगे। और ये मेरी, जैसे आपने मेरी इच्छा पूछी थी, मेरी परम इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही पुनः हमारा मार्गदर्शन ठीक है। प्रियंका जी, मैं कह रहा हूँ कि पहले एक मामा थे, अब बड़े बड़े मामा हर इलाके से खड़े हो गए। अब ये मामा लोग जो हैं, पहले तो 18 साल शिवराज सिंह एक छत्र राज कर रहे थे, बीच में उमा भारती जी आई थी जो अब किनारे हो गई। तो मामा का जो पॉलिटिक्स थी, अब इधर एक कैलाश मामा है, इधर एक दूसरे मामा है जबलपुर से, तीसरे मामा ग्वालियर से हैं। तो ये सारे जब मामा इकट्ठे होंगे तो बड़े मामा को तकलीफ होगी क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक, मतलब कहते हैं कि एक मामा में 2 माँ का निवास होता है, तो बहनों के लिए और बेटियों के लिए तो सभी शुभंकर होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रतिस्पर्धा से या उनके आपस के किसी भी बात को लेकर मुझे तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हमारे लिए शुभ होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। जी सुनील, हाँ, बड़ा इशारा किया है प्रियंका जी ने, बड़ा इशारा किया है, कहा है कि सबसे बड़े चेहरे वही थे, सबसे ज़्यादा कवर आप लोग उन्हीं को किया करते थे। कुल मिला के इशारा तो साफ है। आप क्या समझ पा रहे हैं कि जब, अब तो सीधी सी बात है कि अब तो ठीक है, अब तो मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो गई होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, कौन प्रदेश की बागडोर संभालेगा। आप क्या देख रहे हैं वहाँ की राजनीति में? क्या शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपने उसी कद पर हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मन में भले ही मोदी हों, जिस प्रकार से कैंपेन बीजेपी ने चलाया, और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मन में जो आम मतदाता है, जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, अगर उससे पूछा जाए, जो प्रियंका जी की भावना थी वही है, मध्य प्रदेश के मन में मामा है। और इस पे स्पष्ट है, चाहे कितने भी बड़े चेहरे यहाँ पर उतार दिए गए हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया
उनके प्रतिद्वंदी माने जाते रहे हों या कॉम्पिटिटर हम देखते रहे कि सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम 162 का जो आंकड़ा देख रहे हैं, इस 162 के आंकड़े में, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ देर पहले ही कहा है कि ये पार्टी तय करेगी, पार्टी का विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान भी विधायक दल की ओर इशारा कर चुके हैं। लेकिन जब विधायक दल की बैठक होगी संजय जी, तो क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक शिवराज सिंह चौहान के ही हैं, तीसरी और चौथी जो सूची आई थी बीजेपी की, उसमें सबसे ज्यादा जो नाम थे वो वही चेहरे रिपीट हुए, वो शिवराज सिंह खेमे के हैं। तो ये मानिए कि अगर विधायक दल पर ये जाता है तो शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इससे ना तो बीजेपी नकार सकती है, ना ही प्रियंका जी नकार सकती है, ना मैं नकार सकता हूं। क्योंकि एक और सवाल जोड़िएगा सुनील जी। अब देखिए कि अब प्रदेश की राजनीति बदलेगी। कारण ये कि पहले शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़ा चेहरा थे, वही सब कुछ करते थे। अब केंद्र की ओर से जो नेता भेजे गए हैं वो बहुत से विधायक बनकर आएंगे और प्रदेश की राजनीति में उनका दखल होगा। तब ऐसे में प्रदेश की सियासत में आप कैसा असर देख रहे हैं? यहाँ पर कैसा परिवर्तन होगा, या फिर जो कहा जा सकता है कि जो एक शक्ति केंद्र एक ही होगा या फिर उसमें बंटवारा हो सकता है? देखिए, शक्ति केंद्र तो एक ही होगा, क्योंकि जितने भी नाम आपने गिनाए हैं या जो हम गिना रहे हैं नाम, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें जिनके नाम हैं, वो सारे ही शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, मंत्रियों की भूमिका निभा चुके हैं। तो क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से बड़ा इनका चेहरा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा किसी ने जनसभाएं नहीं की, 160 जनसभाएं, अगर इन सब नेताओं की भी मिला दे तो 160 जनसभाएं नहीं हो रही हैं। क्रेडिट अगर जाता है तो लाडली बहना को। लाडली बहना किसकी योजना है? लाडली लक्ष्मी किसकी योजना है? या फिर जिस प्रकार से एक नेता जो पांव पांव वाले भैया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, वो लाडलियों का मामा हो जाता है, बहनों का भाई हो जाता है। ऐसी राजनीति जब पूरे प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं कि 5 साल सत्ता नहीं टिक पा रही है, छत्तीसगढ़ में हम मान रहे थे कि भूपेश का जादू चलेगा, लेकिन जब इस दौर में राजनीति और ऐसी राजनीति में जब तमाम षड्यंत्र चल रहे हैं, तमाम एक दूसरे के पैर खींचने की राजनीति चल रही हो, ऐसे में एक आदमी निकलता है बुधनी से और वो पांव पांव वाले भैया से चल के शुरू होता है और मामा तक बन जाता है। और आज उसी नाम को लेकर पूरे मध्य प्रदेश की, चाहे हम बहनों की बात करें या फिर जिस प्रकार से प्रियंका जी कह रही थी लाडली लक्ष्मियों की बात करें, तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास ऐसे थे संजय जी जिससे इस सरकार को घेरा जा सकता था, जिससे इस सरकार को हम 3 महीने तक आंक रहे थे कि बीजेपी फाइट में नहीं है। और उन तमाम मुद्दों को पछाड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान का ही एक चेहरा है जिसने सबसे ज्यादा जनसभाएं की। अब वो आंकड़े आ जाएंगे कि 160 जो जनसभाएं शिवराज सिंह चौहान ने की हैं, उनमें से कितनी सीटें भाजपा जीती है या दूसरे नेताओं ने जनसभाएं की हों, उनमें कितनी सीटें बीजेपी जीती है। ठीक है। एक बातचीत थी, तुम बात सही कह रहे हो कि ये सारे नेता शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, पर केंद्रीय नेतृत्व को जब ये लगा लास्ट में कि कहीं ये इतने साल से सत्ता विरोधी लहर तो नहीं है, तो उन्होंने क्षेत्रीय छत्रपों को उतारा। पर यह बात तय है कि सबसे ज्यादा यदि सभाएं किसी ने की तो शिवराज ने की। कमलनाथ उनकी टक्कर में उस तरह निकल नहीं पाए। और शिवराज सिंह चौहान को लास्ट में जब मोदी जी कई बार उनसे गुरेज भी कर रहे हो अंदर में, क्योंकि कोई भी नेता अपने कद का नेता खड़ा नहीं होने देता, और पॉलिटिक्स में तो ये कभी नहीं कोई चाहता कि मेरे से ज्यादा किसी का कार्यकाल हो या मेरे से लोकप्रिय हो। इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान चूंकि लाडली बहनाओं के बीच में, भांजियों के बीच में जिस तरह लोकप्रिय थे, तो ये बाकी छत्रप भी जानते हैं कि हम किस तरह से चुनाव जीते और इस आदमी ने कितनी मेहनत की है। तो जब पार्टी इसका मूल्यांकन करेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आप जो बोल रहे हो वो बात अपनी जगह वजनदारी रखती है। प्रियंका जी आप कुछ सप्लीमेंट करेंगी? बिल्कुल प्रियंका जी, वही सवाल था आपसे भी। एक सवाल मैं प्रियंका जी ये पूछ रहा था, सर भी शायद ये जानना चाहते हैं कि जो बड़ी ये जो खाई दिखाई दे रही थी कि इस चुनाव में ये खाई बड़ी बनने वाली है, तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस के साथ, हो सकता है कि आपको सत्ता भी गंवानी पड़ जाए, ऐसे में जो लाडली लक्ष्मी जो योजना था उसने एक बड़ा काम किया, फायर ब्रिगेड का काम किया। देखिए ये सिर्फ लाडली बहना अकेले को क्रेडिट देना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी।
थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। ये जो सतत प्रयास है, लाडली लक्ष्मी से शुरू होता है, मातृ वंदना पे आता है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आता है, फिर बेटी पढ़ाओ से बेटी बचाओ के बाद में मुख्यमंत्री कन्यादान पे आता है, मुख्य कन्यादान के बाद में कल्याणी योजनाओं पर आता है, फिर विधवा पेंशन पे आता है, तीर्थ दर्शन पे आता है, जिसमें तमाम केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं जो ग्राउंड लेवल तक बेनिफिशियरी हुई है, चाहे किसानों की हो, चाहे फिर वो अगर हम बात करें मूल जो संरचना है जिसमें कि आपका और हमारा ये जो आईटी नेटवर्क जिसको हम इतना बड़ा कह रहे हैं, जो डेवलप हो चुका है आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमारा मूलभूत ढांचे में जो परिवर्तन आया है, चाहे जो अगर हम बात करें सड़कों के जाल की बात करें, तो सिर्फ एक फैक्टर ये लेना कि सिर्फ लाडली बहना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे बहनोइयों ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं मान सकते। बहनोइयों का भी सम्मान उतना ही है। हमारे घर में मानदान का पान पहले उन्हीं को खिलाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनों ने, लेकिन आपने किया तो आपने किया तो बहना के लिए ही, बहनोइयों के लिए क्या किया अभी इस योजना के तहत? योजना की बात कर रहा हूं मैं। बहनोइयों के कारण ही तो बहनें मतदान करने जा पाती हैं। हाँ जी, ऐसा जी, थोड़ी है, सहयोग तो वो भी करते हैं। तो एक फैक्टर तो रहा है, नो डाउट, मतलब नारी हट के आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये जो एक है मोदी मैजिक, और मोदी है तो मुमकिन है, ये बहुत सारे एम जो हैं लगे हुए हैं। जैसे एक चीज मैं और आपको थोड़ा सा इसमें एडप्ट करना चाहूंगी, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। हमारी जो संस्कृति है जिसमें बहुत ज्यादा नकारात्मक का स्थान, मतलब नेगेटिविटी का कोई स्थान है नहीं, ये चीज अब हर एक दल को समझना होगी कि सिर्फ एक चीज को गरियाने से, उसे गलत अपशब्दों से संबोधित करने से, और या हम कहें सिर्फ उनकी कमियों को गिनाने से कुछ दिनों के बाद में हर व्यक्ति उब जाता है। हाँ, ठीक कह रही तो हैं। ये चीज, हर चीज को समझना होगा कि हम सकारात्मक क्या कर सकते हैं, उस पे चर्चा की, तो से सुशोभित किया जाए, कभी उनको चोर बना दिया जाए, कभी उनको कुछ और कह दिया जाए, क्योंकि वो 140 करोड़ के सर्वमान्य नेता हैं। प्रियंका जी, आपको मैं अभी रोकना चाहूंगा, आपके पास मैं वापस लौटता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, रायपुर अभनपुर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू हार चुके हैं चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू चुनाव हार चुके हैं। रायपुर अभनपुर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू की जीत हुई है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धनेंद्र साहू चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं धनेंद्र साहू। धनेंद्र साहू ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अभनपुर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू की जीत हुई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू को हरा दिया है। धनेंद्र साहू ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। ईवीएम पर सवाल उठाया है धनेंद्र साहू ने, और क्या कहा है ये भी हम बाद में सुनेंगे, आपको सुनाएंगे। अभनपुर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्र कुमार चुनाव जीत चुके हैं। काफी वरिष्ठ नेता हैं धनेंद्र साहू, उनकी विधानसभा चुनाव में हार हुई है। आपको हम ये अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। धनेंद्र साहू ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। अब ये देखना है, जैसा कि देखिए हम शुरू से ही ये सब चर्चा में हम बातें कर रहे थे कि जब जीत हार होती है तो कहीं ना कहीं इसका ठीकरा भी फोड़ा जाता है। खैर ये अलग विषय है, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि आखिर जीत हार में क्या इसकी भूमिका होती है। ये दलों ने पहले भी इस दिशा में बात किया है। प्रियंका जी, आप कुछ कह रही थी, मैडम कंटिन्यू करिए। मैं वही बात रख रही थी कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान हुआ, ये बात को भूलते हुए कि वो सर्वमान्य नेता हैं देश के, साथ ही साथ 12 दूसरे देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। आज अगर हम बात करें, मजबूती से एक स्थिर सरकार का नेतृत्व वो कर रहे हैं। इस चीज को देश में नहीं विदेशों में भी स्वीकार किया गया है। और प्रधानमंत्री मात्र एक व्यक्ति नहीं होता है, वो संविधान की एक संस्था का नेतृत्व करता हुआ होता है। तो जिस तरह से 140 करोड़ से ज्यादा जनता ने आशीर्वाद दे करके उन्हें चयनित किया है, और बार बार उनके चेहरे को या उनकी पसंद को जिस तरह से अपशब्दों से सुशोभित किया जाता है,
व्यक्तिगत कटाक्ष किए जाते हैं, कभी उनके ऊपर, कभी उनके परिवार के ऊपर। जिस तरह अभी आपने देखा है कि एक चुनाव, मतलब क्रिकेट मैच जैसी चीज के लिए, जो एक खेल का विषय, खेल भावना से खेला जाना चाहिए, उसको लेकर के सीधे टारगेट जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी बहुत काम करता है कि हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में नकारात्मकता का स्थान नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है जिसमें इस प्रकार की शब्दावली को चयन किया जाए या उपयोग किया जाए, ये चाहे कोई भी करे। जी प्रियंका जी मैं लौटूंगा। प्रियंका जी, आपके पास बड़ी खबर आ रही थी, हम आपको बता रहे थे धनेंद्र साहू यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। क्या कह रहे हैं धनेंद्र साहू, हम आपको सुनवाते हैं। इसको लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो नतीजे आए हैं बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, अप्रत्याशित कि जिस तरह से पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल काम किया है, हर वर्गों के लिए काम किया है, किसानों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, भूमिहीनों के लिए किया है, युवकों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया है, कर्मचारियों की भी मांगे को मानी गई है, व्यापारी भी खुश थे, कोई वर्ग ऐसा नहीं था कि जो सरकार से नाखुश थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के परिणाम की जो देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। अवश्य ही इसमें जो ईवीएम का जो मशीन में जो छिड़काने की आशंका जो है इससे बलवती होती है। इससे संदेह नहीं किया जा सकता कि इसमें गड़बड़ी न की। जी, तो आप धनेंद्र साहू को सुन रहे थे, वो चुनाव हार चुके हैं और उन्होंने अभी जैसा कहा कि ईवीएम मशीन में कुछ छेड़खानी की गई हो, ऐसा हो सकता है। हमने उनका बयान, उनकी बाइट आप तक पहुंचाई। तो इस चर्चा में अभी प्रियंका दुबे जी शामिल थी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ासकर धन्यवाद आपका कि आपने बड़े ईमानदारी से दोनों सवालों का जवाब दिया। सुनील श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष मिश्रा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे कि क्या चल रहा है 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में, और अपडेट्स जो हैं, जो रुझान जो हैं, वो अब परिणाम में किस तरह परिवर्तित हो रहे हैं। इस बीच तमाम बयान भी आने लगे हैं, आप तक सुनवाएंगे। अभी हम आपको न्यूज़ रूम की ओर ले चलते हैं। 23 का महासंग्राम लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुबह से 6 बजे से एशियन न्यूज पर महा कवरेज लगातार आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग राज्यवार, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और अहम है। वो इसलिए कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उन जगहों में से 4 राज्य ऐसे जहां पर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। किसे जनता सत्ता की कुर्सी पर बैठा रही है और किसे घर वापसी करनी पड़ेगी, ये सब कुछ आज साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है और लगभग अब नतीजे कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं, और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उससे एक हद तक तस्वीर तो साफ हो गई है। वॉर रूम पे अभी मैं मौजूद हूं और यहां से अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने तैयारी कर रखी है। चूंकि 4 राज्यों पर विधानसभा चुनाव नतीजे आ रहे हैं, ऐसे में राजस्थान में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में कैसे हालात है, और वहीं तेलंगाना में कैसी स्थिति बन रही है, किसके पक्ष में सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में किस रुख में हवा बह रही है, ये सब कुछ हम आपको पल पल की अपडेट्स बताएंगे। ये देखिए, अब हम आपको बता दें कि अलग अलग डेस्क हमने तैयार किए हैं और यहाँ पर सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। इनके माध्यम से हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक, सबसे सटीक विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी बीच में अगर छत्तीसगढ़ की अगर रुख करें तो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जब से 8 बजे से वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से ही काफी उहापोह की स्थिति थी, कश्मकश की स्थिति थी। कांग्रेस और बीजेपी में कौन सत्ता पर आ रही है, सरकार कौन किसकी बन रही है, ये कहना कुछ मुश्किल था, क्योंकि काफी कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब हालात भी बदलते चले जा रहे हैं और नतीजे भी कहीं ना कहीं कुछ अलग ही निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में अभी क्या कुछ अपडेट है, ये हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जहां पर कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है, तो कांग्रेस ने अपनी हार मान रही है, ये कांग्रेस राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। 199 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनमें से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट, जहां पर अशोक गहलोत देंगे इस्तीफा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5:30 बजे राजभवन जाएंगे गहलोत, और एक ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन से जुड़ा एक बड़ा
अहम अपडेट, राज्यपाल को सौंपेंगे अशोक गहलोत अपना इस्तीफा। कुल 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में हैं। ऐसे में 199 सीटों पर जो चुनाव संपन्न हुए हैं, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। राजस्थान को लेकर काफी कशमकश की स्थिति थी और ये हमेशा से कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तो इस प्रकार से लगातार ऐसे सरकार वहां पर बदलती चली जाती। लेकिन जो बहुमत आ रहे थे और जो रुझान जिस प्रकार से आ रहे थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुरुआत से ही बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर अब ये समझा जा सकता है कि राजस्थान में ये परंपरा और ये रिवाज कायम कर रखा है राजस्थान की जनता ने, जहां पर अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी और अब इस पर बदलाव की बयार देखती नजर आ रही है और यहां पर अब बीजेपी एक बार फिर से सत्ता को हासिल करती दिखाई दे रही। इसी बीच एक लेटेस्ट अपडेट, जहां पर अशोक गहलोत अपना इस्तीफा सौंपेंगे। शाम 5:30 बजे वे राज्यपाल के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा अशोक गहलोत की ओर से सौंप दिया जाएगा। तो ये राजस्थान के राजनीतिक गलियारों के लिहाज से एक बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। काफी कशमकश की स्थिति राजस्थान में भी बनी हुई थी, लेकिन सुबह 8 बजे से ही जैसे ही वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए थी। लेकिन निगाहें कांग्रेस पार्टी पर भी टिकी हुई थी, क्योंकि चुनाव से पहले तक की अगर बात करें तो जनता को रिझाने की, लुभाने की कोशिश भरपूर, एड़ी चोटी का जोर राजस्थान में कांग्रेस ने लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस की अंतर्कलह भी एक वजह मानी जा सकती है हार के पीछे, और यही वजह है कि अब यहां पर ऐसी स्थिति और तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो राजस्थान में क्या कुछ और कैसे हालात यहां पर बन रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया है कि वो आखिरकार इस चुनाव में हार रही है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत राज्यपाल के पास आज शाम 5:30 बजे पहुंचने वाले हैं और अपना इस्तीफा वो देने की तैयारी में यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए, और क्या कुछ हालात है, कैसी स्थिति है, ये समझने की राजस्थान से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बात और बड़ी खबर यहां पर राजस्थान से इस वक्त सामने आई है। सिकंदर जी, क्या कहेंगे आप? जो है राजस्थान ने अपना रिवाज बनाए रखा है और अशोक गहलोत जी जो है परंपरागत तरीके से इस्तीफा देने के साथ ही सरकार का भंग हो जाएगी और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। इस समय जो तस्वीर हमारे सामने है वो 115 सीटों पर बीजेपी के हाथ में आ रही है, जिसमें 103 पे लीडिंग है और 12 सीटें वो जीत चुकी है। जिसमें जीतने वाली 2 महत्वपूर्ण जिसमें है दिया कुमारी, जो बड़ी नेता हैं बीजेपी की, और दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया। दिया कुमारी 71,000 वोटों से आगे जीत गई हैं, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया वो 53,000 वोटों से जीती हैं। इस समय जो कांग्रेस को जो वोट शेयर मिला है और बीजेपी को जो वोट शेयर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 41.95% वोट बीजेपी को मिला है और उसी कांग्रेस को ये वोट जो है 39.14 वोट मिला है। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें नोटा के जो वोट हैं वो 0.96 ही पड़े हैं। इस बार नोटा पे लोगों ने कम दबाया है और सीधी पार्टियों के हक में फैसला दिया है। इसके अलावा वहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी जो है वो 3 सीटों पे जीत हासिल करने की स्थिति में, 1 जीत चुकी है, 2 पर वही आगे चल रही है, और बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर अभी आगे चल रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो भी 2 सीटों पर है, और राष्ट्रीय लोकदल जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। चलिए, बिल्कुल। तो और क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये तो हमने समझा है। सचिन, आपसे भी समझ लेते हैं। कुछ देर पहले भी आपसे जब हम प्रतिक्रिया ले रहे थे, तो और जो ऐसी स्थिति जो निर्मित हुई थी, कुछ ऐसी सीटें भी राजस्थान में हैं जहां पर ये माना जा रहा था कि ये प्रत्याशी तो इस सीट से जीत ही जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। जी प्रीता, देखने वाली बात यह है कि हर बार राजस्थान में ये होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव में आदित्यनाथ योगी को देखें, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उन्होंने 35 साल के बाद ये परंपरा जो थी ये भंग की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री के चेहरे का फ़ायदा मिला है। 2 और अन्य राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इनकी जीत हुई है, और ये तो जाहिर है कि इस बार वो जो डबल इंजन वाला जो फॉर्मूला है बीजेपी का, उस पर चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि इन तीनों राज्यों में एक सीएम फेस नहीं दिखाया गया था। तो इसको आप प्रधानमंत्री के ही वो समझिए कि ये जीत के जो वो है। और दूसरी बात कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ धन सिंह रावत जो है बांसवाड़ा से, वो पीछे रहे बीजेपी से। और दूसरी अगर आप सीट देखेंगे तो सीपी जोशी
बिल्कुल बिल्कुल सीपी जोशी का आपने जिक्र किया है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान से जुड़ी एक और खबर, जहां ठीक इससे पहले हमने आपको बताया कि राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसी बीच अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसी बीच सीपी जोशी को लेकर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर लिया और वो भी अपना इस्तीफा सौंपने की तैयारी में है। हार के बाद जोशी ने एक पोस्ट यहां पर सोशल मीडिया पर किया है, नाथ द्वारा की जनता के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूं, ये बात सीपी जोशी ने यहां पर कही है। कार्यकर्ताओं और साथियों का धन्यवाद, तो उन्होंने एक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट उन्होंने किया है। पिछले 5 साल से चली आ रही विकास की गति जारी रखेंगे, ये बात उन्होंने कही है और साथ ही साथ अपने इस्तीफे सौंपने की बात भी सीपी जोशी ने यहां पर कही है। चलिए, तो लगातार हम आपको अपडेट्स राजस्थान से दे रहे हैं और चूंकि इसी संबंध में हम राजस्थान में हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनसे हम चर्चा भी कर रहे थे। सचिन, आपसे बात हो रही थी, सीपी जोशी का ये आपने जिक्र किया था और इसी बीच एक ये बड़ी खबर है। जी, निश्चित तौर पर सीपी जोशी सबको लग रहा था कि ये जीतेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और दिग्गज हैं ये, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी अब वहाँ पर सरकार बना रही है। अब आपको ज़्यादा और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब बीजेपी ने सरकार बना ली है और जैसे कि 5:30 बजे का वक्त तय हुआ है और सीएम गहलोत जो हैं वो अब इस्तीफा देने वाले हैं, तो स्थिति बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। चलिए, बिल्कुल, तो अब कोई कैसी भी ऊहापोह की जैसी कोई स्थिति नहीं है और ना ही कोई कशमकश की स्थिति है। तस्वीर लगभग अब साफ हो चुकी है, जहां पर राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, 199 सीटों पर जो चुनाव यहां पर हुए हैं, इसमें कांग्रेस ने यहां पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। और अशोक गहलोत से जुड़ी एक खबर हमने आपको कुछ देर पहले ही बताई, जहां पर वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को शाम 5:30 बजे सौंपने वाले हैं। और इसी बीच में सीपी जोशी को लेकर भी खबर आई, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है और जनता का धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विकास के कार्य जो पिछले 5 सालों में हमने करते आ रहे थे उसे हम आगे भी जारी रखेंगे। तो ये तो बात रही ताजा तरीन हालात जो है वो हमने आपको राजस्थान के बताए हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर अभी बनती नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफी उहापोह की स्थिति थी। लेकिन इसी बीच में रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर, हम आपको बता दें जहां पर राजनीतिक गलियारे से जुड़ी एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। तो एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों को लेकर जिस प्रकार से वोटों की गिनती की प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी बीच राजस्थान की खबर है, राजस्थान के विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी को जीत मिली है। राजस्थान से एक और जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, शाही घराने की राजकुमारी और भाजपा सांसद दिया कुमारी यहां पर है और उन्हें बड़ी जीत यहां पर मिली है। दिया कुमारी को 15,000 यहाँ 1,58,816 मतों से जीत मिली है। राजस्थान के विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी को बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। राजघराना सीट से ताल्लुकात रखती है राजकुमारी और भाजपा सांसद दिया कुमारी यहां पर 71,000 वोटों से आगे चल रही। दिया कुमारी को 1,58,516 वोट यहां पर मिले हैं उनके पक्ष में जिस प्रकार से आए हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत यहां पर है। चलिए, राजस्थान की खबर हमने आपको बताई है, राजस्थान से ही जुड़े अब क्योंकि ये अपडेट आया तो एक बार फिर से हम राजस्थान डेस्क की ओर रुख करते हैं और वहीं हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। सिकंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिया कुमारी एक बहुत बड़े वोटों के अंतर से यहां पर जीत हासिल कर। दिया कुमारी को ये मान के चला जा रहा था कि वो वसुंधरा राजे के जो है विकल्प हो सकती हैं और उन्होंने 71,000 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि वसुंधरा राजे 53,000 वोट से हासिल की है। एक तरह से उस इलाके में एक तरफा लड़ाई देखने को मिली है, तो दिया कुमारी वास्तव में बड़ा चेहरा है। अब ये देखना है कि बीजेपी ने चूंकि वहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, तो दिया कुमारी जो है उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है या नहीं बनाती है, ये देखने की बात हो। वोटों का अंतर काफी बड़ा है, काफी बड़ा अंतर है, 71,000 से ऊपर वोट से जीती हैं दिया कुमारी। चलिए, बिल्कुल, तो दिया कुमारी ने एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की है, तो काफी उहापोह की स्थिति यहां पर थी। लेकिन अब लगभग राजस्थान में तो तस्वीर साफ ही हो गई है, जहां पर कांग्रेस ने खुद अपनी हार स्वीकार कर ली है और इसी बीच दिया कुमारी को लेकर भी एक लेटेस्ट अपडेट आ रहे थे। चलिए, अब वापस रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। 90 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ और कैसी स्थिति बन रही है, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर आंकड़ों के लिहाज से समझ लेते हैं अमन आपसे कि अभी क्या कुछ स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस के बीच छत्तीसगढ़ में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहां पर लीड करते हुए 54 सीटों पर चुनाव जीत रही है। कांग्रेस की बात करें तो 33 सीटों पर कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाए हुए है, 3 अदर्स के खाते में जाते दिख रही हैं। कई ऐसे नेता हैं, अब तमाम छत्तीसगढ़ में, अब मंत्रियों की बात करें तो 9 मंत्री ऐसे हैं जो पीछे चल रहे हैं। अभी ये लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि कवासी लखमा चुनाव जीत चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं, आंकड़ा कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाया है कि और केंद्रीय नेतृत्व ने तो अद्भुत मेहनत
चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, ओम माथुर जी हों, मनसुख भाई हों, सबने खूब मेहनत की है। लेकिन मोदी जी ने कहा था दिवाली मनाएंगे, दिवाली और होली दोनों हो रही, पटाखे भी फूट रहे, फूलों की होली भी। जी 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 दिवाली होली की सबको बधाई। दिवाली होली दोनों मनाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लगातार जो है भाजपा को मैंडेट मिलते हुए नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि जनता आखिर कितना मैंडेट छत्तीसगढ़ में देती है। चलिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और वापस से अमन आपके पास में आना चाहेंगे। और आप जिस प्रकार से ये जानकारी दे रहे थे, ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो मंत्री पद पर काबिज रहे 5 साल तक, उनमें से बड़ी संख्या में लगभग 9 मंत्रियों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है जिन्हें अभी पीछे हो रहे हैं। जी, 9 मंत्री अभी भी पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में भाजपा 50 से अधिक सीटें जीतेगी। 2003 से अगर आंकड़े देखें तो एक बार भाजपा को 50 सीटें मिली थी और 2 बार 49 सीटें मिली थी। तो अगर भाजपा सरकार बनाती है और 50 से ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में आती हैं तो छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगी। बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों की बात अगर मैं करूं तो अंबिकापुर महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। राजेश अग्रवाल से ये पीछे चल रहे हैं। लगातार इनके बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। कभी राजेश अग्रवाल आगे थे तो कभी टीएस सिंहदेव आगे थे, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि राजेश अग्रवाल यहां से आगे चल रहे हैं। ठीक ऐसी स्थिति पाटन में भी है जहां पर मुख्यमंत्री कभी आगे चलते हैं तो कभी वो भी पीछे चल जाते हैं। तो कुल मिलाकर काफी कांटे की टक्कर है। नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएंगे कि अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री क्या अपनी साख बचा पाते हैं और पाटन में मुख्यमंत्री का क्या कुछ हाल होता है। बलबीर जी, आप क्या कहेंगे ओवरऑल अब जो स्थिति यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक लिहाज से जो बन रही है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? निश्चित तौर पर यह भाजपा के लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी कि वो इतनी ज़्यादा सीटों से पहली बार जीत रही है। और जो रुझान बता रहे हैं और करीब करीब अब रुझान तो परिणामों में बदल चुके हैं। इतनी बड़ी जीत से नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई खुश होगा और ये आने वाले दौर में ये बता रहा है कि भाजपा ने क्या कुछ ग्राउंड लेवल पे काम किया है। जनता के बीच उनका जो घोषणा पत्र है, जो गारंटी के रूप में नरेंद्र मोदी ने दिया था, वो वाकई काम कर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने इस पूरे चुनाव में बहुत ही संयम से, कभी उन्होंने बड़े बोल नहीं किए। जैसे कांग्रेस बोलती थी 75 पार, भाजपा ने 55 के आसपास का आंकड़ा बताया है। और अब तो भाजपा ये कहने को तैयार है कि 75 पार नहीं, कांग्रेस पार। और वाकई कांग्रेस मुझे पार होते हुए दिख रही है। अब भाजपा का ही परचम लहराएगा प्रदेश में, ये समझ में आने लगा, स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लगभग तस्वीर स्पष्ट होती नजर आ रही जहां पर भाजपा अपना परचम लहराती दिखाई दे रही है। 90 विधानसभा सीटें थी और 8 बजे से जिस प्रकार से रुझान आने शुरू हुए तब से ही लगातार शुरुआती फेज में तो ये देखा जा रहा था कि काफी नेक टू नेक ये फाइट चल रही थी, यानी कि काफी कड़ा मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। शुरुआती रुझानों में भी ये कहा नहीं जा सकता था कि बीजेपी ही आगे चल रही या फिर कांग्रेस, क्योंकि बहुत कम अंतर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये फासले कुछ नजर आ रहे थे। लेकिन एक समय के बाद में अब जिस प्रकार से तस्वीर जो निर्मित हुई है, इसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में क्या कुछ और कैसे हालात है ये हम समझ लेते हैं। मुस्कान, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी अपडेट आ रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। 163 इसके पास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के पास 65 सीटें दिखाई दे रही हैं, एक अन्य को मिल रही है। वोट शेयर की बात करें, कांग्रेस का 40% से ज्यादा वोट शेयर, बीजेपी का 48 से ज्यादा वोट शेयर। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर काफी आगे निकल गए हैं, 5357 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया की बात करें, राजेंद्र भारती आगे चल रहे हैं। यहाँ से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ से पीछे चल रहे हैं। बात करें नरेला की, विश्वास सारंग यहाँ पर काफी भारी मत से आगे चल रहे हैं, मनोज शुक्ला को पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। छिंदवाड़ा काफी हाई प्रोफाइल सीट, कमलनाथ यहाँ से आते हैं, 21,911 वोटों से आगे चल रहे हैं। नरसिंहपुर को लेकर भी काफी चर्चा मध्य प्रदेश में बनी हुई थी। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, ये काफी वोटों से आगे चल रहे हैं, 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इंदौर एक की काफी चर्चा हुई क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ से उतारा गया था। कैलाश विजयवर्गीय भारी मतों से यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए। संजय शुक्ला जो कि मौजूदा विधायक है, काफी पीछे उन्हें छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही इंदौर 3 जहां से आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा गया था, वहां से गोलू शुक्ला को मौका दिया गया था, वो काफी आगे चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के
जो मौका दिया गया था उस पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हरदा में उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कृषि मंत्री कमल पटेल यहां से पीछे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ होगी तब देखने वाला बात होगी क्या आंकड़े सामने आते हैं। चलिए बिल्कुल, और क्या कुछ और कैसे आंकड़े आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और नतीजे बताएंगे। लेकिन इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। हम आपको बता दें, लगातार जिस प्रकार से अलग अलग जगहों से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान 4 ऐसे राज्य हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और क्या कुछ और किन के पक्ष में चुनावी नतीजे आते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है। राजस्थान की खबर आपको बता रहे हैं, राजे ने 53,193 मतों से जीत हासिल की है। तो 53,000 मतों से जीत हासिल हुई है। राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। राजस्थान की गलियारों से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है। राजे ने 53,193 मतों से जीत यहां पर हासिल की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लेटेस्ट अपडेट है, जहां राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है। तो यहाँ राजस्थान की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ एक बड़े अंतर से वसुंधरा राजे को एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई है। चलिए, क्योंकि अलग अलग जगहों से एक्सपर्ट हमारे साथ में लगातार तैनात है, राजस्थान डेस्क की ओर रुख करते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर पूर्व सीएम को लेकर भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कहना है, कैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है, ये हम समझ लेते हैं। सिकंदर जी, क्या कहेंगे आप? कुछ देर पहले दिया कुमारी को लेकर अपडेट आई थी और अब वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे पूर्व सीएम है, 2 बार वहाँ मुख्यमंत्री रही हैं और वसुंधरा राजे बीजेपी की सर्वमान्य नेता भी हैं। तो वो एक तरह से बीजेपी के लिए भी प्लस है और वसुंधरा राजे का मेहनत भी काम आया है। वसुंधरा राजे के साथ राजस्थान में एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि वो एक अकेली नेता है बीजेपी की, जिनका 3 प्रमुख जातियों के बीच में वर्चस्व है। चूँकि वसुंधरा राजे स्वयं राजपूत से हैं, उनकी शादी जाट परिवार में हुई और उनके बेटे की शादी जो है वो गुर्जर परिवार में हुई। तो इस तरह से वो बेटी राजपूत की हैं और बहू जो है जाट परिवार की हैं, और जबकि समधन जो है वो गुर्जर परिवार की है। और राजस्थान में ये तीनों ही जातियां बड़ी ताकतवर हैं और अच्छे संख्या में वोट इनका है। यही वजह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया हमेशा जो है उनके विधायकों की संख्या अधिक रही है और बीजेपी उनको चाहकर भी नाराज नहीं कर सकती है। तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हों। ये देखने की बात है कि ऊँट किस करवट बैठता है और बीजेपी किसको आगे लाती है। चलिए बिल्कुल, तो क्या कुछ और कैसे यहाँ पर समीकरण बनते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लगभग एक तरीके से यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है, जिन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ये जो रिवाज चली आ रही है राजस्थान में, वो एक बार फिर से ये परंपरा यहाँ पर कायम रही है, जो रिवाज चलता आया है। और राजस्थान की जनता जिस प्रकार से 5-5 साल के लिए हर एक राजनीतिक दल को मौका देती है, पहले 5 साल में बीजेपी को, उसके अगले 5 साल में कांग्रेस को, और कुछ ऐसी ही सिलसिला यहाँ पर बदस्तूर ये जारी है। और एक बार फिर से इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात रही राजस्थान की। अब छत्तीसगढ़ की ओर अगर रुख करें तो यहां पर भी लगातार उहापोह की स्थिति लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी 90 विधानसभा सीटों में से कहां पर किसको कैसी बढ़त मिल रही है। आंकड़े लगातार बदलते चले जा रहे थे। आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले आंकड़े तब सामने आए जहां पर भूपेश कैबिनेट के मंत्री ही अपनी साख बचाने में कहीं ना कहीं कुछ नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके पक्ष में अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान आते जा रहे हैं उसमें वो काफी पीछे हैं और उनको जो प्रतिद्वंद कर रहे हैं, यानी कि उनको जो टक्कर दे रहे हैं चुनावी मैदान से, वो कुछ आगे नजर आ रहे हैं। इसी बीच में रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर से राजेश मुणत ने क्या कुछ कहा है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, क्योंकि वो भी इस बार बढ़त बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भय मुक्त वातावरण की सरकार बनाने, जिस प्रकार की सरकार थी, जिस प्रकार का उनका राजधानी के अंदर आतंक फैला हुआ था, उस आतंक से जनता को मुक्त करना, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी थी उसको पुनः स्थापित करना, व्यवस्थित करना। ये मोदी की गारंटी इतना काम आएगी? क्यों नहीं आएगी? मोदी की गारंटी तो काम आ रही है, तभी तो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अब तो ये तय हो चुका है छत्तीसगढ़ में भाजपा, और ये भ्रष्टाचार से मुक्ति, आतंक से मुक्ति, भय से मुक्ति,
गांव गरीब जनता की सरकार, भाजपा सरकार। जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे, क्या उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेंगे? आधे रेल में है, आधे जेल में और आधे बेल में, इंतजार में। अलग-अलग तरीके से इमरान अब सरकार बनने जा रही है और जो घोटालेबाज है उनको जेल के अंदर डालने की वो बात कहते हुए सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतकर सामने आती है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ कोमन साहू, एशिया न्यूज, रायपुर। चलिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर से जुड़ी जो 7 सीटें हैं वहां पर एक तरफा बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है और यहां पर रायपुर पश्चिम का भी हाल हमने आपको बताया है, जहां पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत है जिन्हें इस बार पार्टी ने मौका दिया है और वो भी लगातार बढ़त अभी बनाए हुए हैं और काफी खुश और उत्साहित वो यहां पर हालातों को देखते हुए और जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं उसे लेकर वे नजर आए हैं। इसी बीच में अब आपको मध्य प्रदेश की ओर लिए चलते हैं, जहां पर बुरहानपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने भी यहां पर लगातार वो बढ़त बनाए हुए और जीत हासिल उन्होंने की है। इसी दौरान हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। भाजपा प्रत्याशी जो जीत चुकी है, ये क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? ये प्रचंड जीत, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर कोटि कोटि जनता का भरोसा है और ये प्रचंड जीत यहाँ पर जो है मंजू दादू भी मौजूद है, आम जनता की कार्यकर्ताओं की युवाओं की जीत है। आदरणीय हमारे मोदी शिवराज प्रदेश अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ जनों की भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो यहाँ पर लगातार जो प्रत्याशी हैं, जो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं रुझानों में, वो लगातार जो आगे चल रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से जो मतगणना केंद्र है वहां पर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से तैनात है, राज्यवार और सीटवार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच अर्चना चिटनिस जो कि बुरहानपुर से बीजेपी प्रत्याशी है, उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको बताया। चलिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से अभी तक जो शुरुआती रुझान आए हैं और किसी जगहों पर कुछ सीटों को लेकर जो तस्वीर साफ हो गई है, चुनावी जो नतीजे आए हैं उसे लेकर भी अब हम आपको जानकारी बताते हैं कि किस सीट से कहां पर किसकी क्या कुछ स्थिति यहां पर निर्मित हुई है। और चलिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं सीतापुर की अगर खबर सबसे पहले आपको बताएं तो सीतापुर से यहां पर रामकुमार टोप्पो को जीत हासिल हुई है और अमरजीत भगत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अपनी जीत को लेकर अमरजीत भगत काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे और आश्चर्य की बात यह है कि भूपेश कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे हैं, खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। लगातार पिछले 5 से 6 चुनाव में वो जीत हासिल करते आए हैं, 5 बार के विधायक रहे, 6ठी बार वो फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया है और उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा है। रामकुमार टोप्पो ने जीत हासिल की है। सीतापुर की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर कुछ ऐसी स्थिति यहां पर निर्मित हुई है। वहीं सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव की अगर बात करें तो यहां आपको बता दें कि रमन सिंह यहां पर जीत हासिल हुआ है और गिरीश देवांगन जो उनको यहां पर शिकस्त देने के लिए चुनावी मैदान पर उतरे थे, उन्हें यहां पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि गिरीश देवांगन भी पूरे दमखम के साथ, जोर आजमाइश के साथ यहां पर उतरे हुए थे, जनता के बीच में पहुंच रहे थे, साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके रमन सिंह ने उन्हें शिकस्त देते हुए जीत यहां पर हासिल की है। यह पहला मौका था जब बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वे यहां पर जो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान पर उतरे हुए थे और यहां उन्हें जीत हासिल हुई है। और इसी के बाद लुंड्रा की अगर बात करें तो प्रबोध बिंज को यहां पर जीत हासिल हुई है। प्रीतम को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है, तो यहां प्रीतम राय को हार का सामना करना पड़ा है। लुंड्रा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रबोध बिंज को बड़ी जीत मिली है और हार का सामना प्रीतम राम को यहां पर करना पड़ा है। कांग्रेस से प्रत्याशी जहां पर लुंड्रा सीट से कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा है और बीजेपी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। प्रबोध बिंज जो कि बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर लुंड्रा विधानसभा सीट से यहां पर पूरे दमखम के साथ मौजूद थे, उन्हें यहां पर जीत का सामना करना पड़ा है। और वहीं अब आपको बता दें अभनपुर की खबर, जहां इंद्र कुमार साहू को बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। धनेन्द्र साहू को हार का सामना करना पड़ा। धनेन्द्र साहू पिछले लंबे समय से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, एक कद्दावर नेता है, जनता के बीच अच्छी उनकी लोकप्रियता है, अच्छी पैठ भी रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस बार उनकी लोकप्रियता कुछ फीकी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस से धनेन्द्र साहू को हार का सामना अभनपुर सीट से करना पड़ा है और इंद्र कुमार साहू को जीत मिली है। अब
धरसीवा की अगर बात करें तो अनुज शर्मा जो कि बड़े छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार है, जनता के बीच खासे लोकप्रिय है, उन्हें जीत मिली है क्योंकि जब से धरसीवा से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था लगातार उनका विरोध हो रहा था। कई लोग उनके विरोध में यहाँ पर आ रहे थे, बगावती सुर भी उठ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अनुज शर्मा को उसी सीट पर बरकरार बनाए रखा। और अब नतीजे सामने हैं जहां पर बड़ी जीत अनुज शर्मा को मिली, लेकिन छाया वर्मा को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। तो छाया वर्मा भी अपने आप में एक बड़ा नाम है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खरसिया सीट की अगर बात करें तो उमेश पटेल को यहां पर जीत मिली, तो यहां पर कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब रही है और खुद भूपेश कैबिनेट के मंत्री उमेश पटेल जो जिस प्रकार से रहे हैं, क्योंकि 9 मंत्री ऐसे जो कि अभी तक पीछे चलते नजर आ रहे हैं या फिर जिन जगहों पर नतीजे आ गए हैं और उन मंत्रियों को हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन यहां पर अपनी साख बचाने में कांग्रेस और खुद भूपेश कैबिनेट के मंत्री यहां पर कामयाब रहे हैं। जहां उमेश पटेल को जीत मिली है खरसिया से, उन्हें शिकस्त देते बीजेपी से महेश साहू चुनावी मैदान पर थे, उन्हें हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ सीटें हैं जहां पर चुनावी नतीजे निकल कर सामने आए हैं और उस लिहाज से कहां पर किन जगहों पर यहां पर नतीजे जो स्पष्ट हुए हैं, इस लिहाज से हम आपको तस्वीरें बता रहे थे, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी यहां पर दे रहे थे कि कहां पर क्या कुछ और कैसी स्थिति यहां पर आ रही है। तो लगातार अलग अलग जगहों से अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कई जगहों पर तस्वीर साफ हो गई तो कई जगहों पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया निरंतर जारी है। रुझान अभी भी उन सीटों से आ रहे हैं। इसी बीच चलिए अब हम आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ी और लेटेस्ट खबर, कांग्रेस उम्मीदवार चैन सिंह वारकड़े ने कुलस्ते को मात दी है। तो एक लेटेस्ट अपडेट बता रहे, मध्य प्रदेश की निवास विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार चैन सिंह वारकड़े ने कुलस्ते को मात दी है। तो कहीं पर खुशी तो कहीं गम जैसा माहौल है, जहां पर एक और बीजेपी एक तरफा लीड करते मध्य प्रदेश में शुरुआत से ही नजर आ रही थी, तो कुछ ऐसी भी सीटें जहां पर कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार चैन सिंह वारकड़े ने केंद्रीय मंत्री को शिकस्त दी है। मध्य प्रदेश की निवास विधानसभा सीट से हम आपको एक अपडेट बता रहे, जहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह को यहां पर शिकस्त मिली है। चलिए, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया निरंतर जारी है और कई ऐसे भी सीटें हैं जहां पर तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया था कि कहां पर कैसी स्थिति निर्मित हो रही है, किन जगहों पर तस्वीर साफ हो गई। इन्हीं में से एक सीट ऐसी भी है, छत्तीसगढ़ की धरसीवा विधानसभा सीट, जहां से पहली बार छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार एक्टर अनुज शर्मा यहां पर चुनावी मैदान पर थे बतौर बीजेपी प्रत्याशी, और उन्हें जब से पार्टी ने मौका दिया था तब से कई विरोध पार्टी को झेलने भी पड़े थे। कई लोग यहां पर विरोधी सुर भी उठाते नजर आए थे, लेकिन बावजूद इनके इस सभी को नकारते हुए पार्टी ने अपना यह फैसला बरकरार रखा और अब उन्हें बड़ी जीत का सामना भी यहां पर करना पड़ा। अनुज शर्मा इस धरसीवा विधानसभा सीट से यहां पर चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बड़ी जीत अनुज शर्मा ने हासिल की है। इस जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। धरसीवा से बीजेपी के प्रत्याशी अनुज शर्मा जीतकर अब सामने आ गए, उनसे बातचीत करते हैं। अनुज जी, बड़ी मेहनत की थी आपने फील्ड में, अब कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? उस मेहनत का नतीजा देखने को मिल रहा है आप लोगों को। हमने बहुत कड़ी मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, और पार्टी के लिए जो भरोसा है, हमारी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भरोसा है, मोदी जी की जो गारंटी है, उसका जादू चला है। जिस तरीके से आप लोगों ने घोषणा पत्र बनाया था, महतारी वंदन योजना की बात लगातार चर्चाओं में है, क्या लग रहा है उसका ज्यादा इफेक्ट इस चुनाव में देखने को मिला है? देखिए, सारी चीजों का असर देखने को मिला है। हमारा घोषणा पत्र बहुत मजबूत घोषणा पत्र, ऊपर से मोदी जी की गारंटी थी। यहाँ की जनता त्रस्त थी, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती थी, उसके लिए विचलित हो रहे थे सबकी हम कैसे, और उसका नतीजा है कि जो लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, वो उसी का नतीजा है। अब धरसीवा विधानसभा से जीतकर आप सामने आए, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? हमने अपना घोषणा पत्र बनाया था और हम अपने घोषणा पत्र को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपने सुना उनका साफ कहना कि जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था उसको वो संवारने का काम, उस पर काम करने का काम वो करने वाले हैं। किशन साहू के साथ कोमन साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।
चलिए, तो बीजेपी में खुशी की माहौल है और छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से लगभग जिन जगहों पर अब तस्वीर साफ होते जा रही है, ऐसे में जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और निश्चित तौर पर जो कि लाजिम भी है कि वो काफी खुश और उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजस्थान में क्या हालात है, छत्तीसगढ़ में कैसी स्थिति है, मध्य प्रदेश में कैसे हालात यहाँ पर बन रहे हैं, ये तो हमने आपको बताया है। अब बारी आती है तेलंगाना की। तेलंगाना की 119 सीटों को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, ये हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर और ओवल और अभी क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। शकील जी और पद्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। पद्मा जी, अभी ओवरऑल अपडेट आंकड़ों के लिहाज से देखें तो तेलंगाना में क्या स्थिति है? तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस और बीआरएस में कड़ी टक्कर चल रही है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 24 सीटों का ही मार्जिन है। वैसे आईएनएस मतलब कांग्रेस की बात करें तो 64, वहीं बीआरएस की बात करें तो 40, बीजेपी 9 पर है और एआईएमआईएम का बात करें तो 6 और सीपीआई 1 पर है। चलिए, बिल्कुल आंकड़ों के लिहाज से तो हमने जाना है। शकील जी, अब आपसे समझ लेते हैं, जब से रुझान आने शुरू हुए हैं, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं एक राज्य ऐसा जहां पर कांग्रेस अपनी साख बजाती यहाँ पर दिखाई दे रही, क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो लग रहा था एग्जिट पोल में और दूसरे लोग जितने पत्रकार वहां गए थे कि वहां ऐसा लग रहा था कि बीआरएस जा रही है, एग्जिट पोल में लग रहा था और अभी भी रुझानों में लब्बो-लुबाब यही है कि बीआरएस की पोजीशन खराब लग रही है। 63 सीटों पर, एक सीट और कम हो गई है कांग्रेस की, 63 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जिसमें से कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली है, 59 पे आगे है। बीआरएस 40 में आगे है, जिसमें 3 जीत ली है, 37 पे आगे है। बीजेपी 9 पे आगे है, अब पहले 8 पे चल रही थी, अब 9 पे आगे है। एआईएमआईएम जो 7 पे जीतते आई थी 6 पे आगे, और सीपीआई ने भी, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वो 1 सीट पे आगे है। जहां तक हम स्पेशल सीट्स की बात करें तो आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, हिंदी पट्टी के होने के नाते आपके पूरा वो इस तरफ है। मैं आपको बता दूं, केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों पीछे चल रहे हैं। जो बीआरएस के मुख्यमंत्री है केसीआर, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी बीजेपी के उम्मीदवार से अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। तो क्या लगता है, इस लिहाज से कहीं कुछ गेम बदल तो नहीं सकता? गेम बदलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि दोनों के वोट की जो डिफरेंस है, सिर्फ बीजेपी और क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, बीआरएस और कांग्रेस में टक्कर है वोट का। अगर अपन वो देखते हैं 39.77% कांग्रेस का है और 37.66% बीजेपी बीआरएस वोट पा रही है। बीजेपी 13.96 के साथ तीसरे नंबर पर है। इसलिए ये कहना कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत कम वोटों से रेवंत रेड्डी आगे थे, अब वो पीछे हो गए हैं। उसी तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन भी, गोपीनाथ जो उनकी जुबली हिल्स की सीट है, वहां से वो 1400 वोट से पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, जो राजा सिंह जो एकमात्र गोशा महल से जो विधायक थे बीजेपी के पिछले बार, वो इस बार भी आगे चल रहे हैं। हाई प्रोफाइल और सीटों को लेकर मैं शकील जी आपके पास में आऊंगी। तेलंगाना की खबर बताई है मैंने आपको, और इसी बीच में एक बड़ी खबर यहाँ छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर आपको बता दें लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी के प्रबोध बिंज की जीत यहां पर हुई है। तो एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं लुंड्रा से, जहां पर एक और 90 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटों को लेकर जो रुख स्पष्ट हुआ है, उन्हीं में से अब एक और नाम आगे बढ़ गया है, जहां पर लुंड्रा सीट को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। बीजेपी के प्रबोध बिंज को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है। कांग्रेस के डॉक्टर प्रीतम सिंह को उन्होंने शिकस्त दी है, मात दी है, और उन्हें पछाड़ते हुए प्रबोध बिंज ने एक बड़ी जीत यहां पर लुंड्रा सीट से हासिल की है। तो लुंड्रा विधानसभा सीट को लेकर भी अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है, जहां पर अब यहां आपको बता दें कि विधानसभा से प्रबोध बिंज को एक बड़ी जीत का सामना यहां पर करना पड़ा है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की खबर क्योंकि हमने आपको बताई है, और लुंड्रा को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। कैसी स्थिति बन रही है, क्या कुछ हालात है, ये अब हम जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ डेस्क की ओर रुख करते हैं। सहयोगी अमन और बलबीर जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है लुंड्रा विधानसभा सीट को लेकर भी तस्वीर साफ? जी, प्रबोध बिंज चुनाव जीत चुके हैं और छत्तीसगढ़ की ऑल ओवर अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर 53 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं अदर के खाते में भी 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इन 2 सीटों में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मनीष कुंजाम सीपीआई की है और एक सीट बहुजन समाज पार्टी की है, जो कि जांजगीर चांपा जिले से है। अब देखिए, शाम के 4 बजने वाले हैं, तस्वीरें लगभग अब पूरी तरीके से साफ ही हो गई हैं।
अब ये माना जा सकता है कि ये जो आंकड़े हैं ये कुछ इसी प्रकार से रहने वाले हैं और कांग्रेस को अब अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद जब मतगणना छत्तीसगढ़ में हुई है, जब 3 बजे के बाद आंकड़े हैं, तो वो ज्यादा कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में 3 बजे के बाद बदलाव यहाँ पर देखने को तो एक हद तक तस्वीर तो यहाँ पर साफ हो गई। बलबीर जी क्या कहेंगे आप, क्या वाकई ये मान लिया जाए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी कर रही है और यहाँ बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर आ रही है? बिल्कुल सही कहा प्रीता आपने। ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आप ट्रेंड जो देख रहे हैं वो पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों जगहों में भाजपा जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी आगे ऊपर जा रही है। तो ये ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड क्या है, करीब करीब ये निश्चित हो गया है कि अब कांग्रेस को अपनी हार मान लेनी चाहिए और भाजपा को अब सत्ता की चाबी सौंप देनी चाहिए। साथ ही मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं, अभी अभी तुरंत मिली है। भूपेश बघेल जो आगे पीछे हो रहे थे, अब करीब करीब 14,000 मतों से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए एक हल्की सी खुशी का एक दौर है कि उनके मुखिया कम से कम आगे चल रहे हैं। बाकी तो यह है कि मुखिया आगे हो या ना हो, बट सत्ता तो गई उनके हाथ से। तो मुखिया भले आगे है लेकिन सत्ता तो पीछे चल रही है, यानी कि पार्टी की अगर बात करें ओवरऑल 90 विधानसभा सीटों को लेकर तो वो पार्टी कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट छत्तीसगढ़ डेस्क से, जैसे कि बलबीर जी ने बताया है कि यहां आपको बता दें कि पाटन काफी हाई प्रोफाइल सीट, 5 साल तक जिस प्रकार से सत्ता में काबिज भूपेश बघेल रहे हैं, वो बतौर छत्तीसगढ़ के मुखिया के तौर पर उन्होंने काम किया है, लेकिन वही उनको लेकर काफी उहापोह की स्थिति थी। कभी बहुत महज अंतर से लेकर वो काफी आगे पीछे यहां पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ होती यहां पर नजर आ रही। लगभग 14,000 वोटों से भूपेश बघेल यहां पर बढ़त बनाए हुए आगे आ रहे हैं। नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं और जो बढ़त बनाए हुए वो लगातार कांग्रेस यानी कि भूपेश बघेल इस सीट से यहां पर नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, अलग अलग राज्यवाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में क्या कुछ और कैसी स्थिति, ये हमने आपको बताई है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ और कैसे समीकरण बन रहे हैं। वर्षा, क्या अपडेट है मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो बढ़त के साथ में है और शायद अब हो सकता है कि अब बीजेपी की ही सरकार बने, क्योंकि बीजेपी अगर देखे जाए तो छत्तीसगढ़ में 54 सीटों के साथ आगे है, राजस्थान में 115 सीटों के साथ आगे और मध्य प्रदेश में 166 सीटों के साथ वो आगे है। तो इससे ये हो सकता दावा मतलब जो किया जा रहा था एग्जिट पोल में वो पूरे तरीके से गलत साबित हुआ है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कमल की सरकार बन रही है। बिल्कुल, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बनती नजर आ रही है और इसी बीच में अब आपको एक एक करके हम मध्य प्रदेश में ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कहां पर और क्या कुछ ऐसी स्थिति यहां पर बन रही है। चलिए इसी बीच में रुक करते हैं, सबसे पहले ग्राफिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे, लेकिन राजगढ़ की ओर रुक करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी सलमान इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। सलमान, आपसे समझना चाहेंगे राजगढ़ में क्या कुछ और कैसी स्थिति, अभी क्या अपडेट है वहां पर? 2023 के रण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मैदान और लगातार इस तरह से सनातन का नाम लिया जा रहा है, सनातन धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, उस तरह का जादू जो है मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और राजगढ़ जिले के इतिहास में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी पास से जाएंगे और ये जरूर साफ हो रहा है मध्य प्रदेश का चुनाव का परिणाम आ रहा है, जिस तरह कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उत्साह को देखकर एक बार ये जरूर लग रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, बहुत बड़ी जीत की ओर जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त जो खुशी का माहौल बांटने के लिए राजगढ़ पहुंचे नगर पालिका के अध्यक्ष पंकज पालीवाल, तारकपुर सीधा जनता लाइव देख रही है। सर, क्या कहेंगे इस बार? ये विजय वास्तव में ऐतिहासिक विजय है, ये प्रजातंत्र की विजय है, जनता की विजय है, चुनाव की विजय है। और जो लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर से सारे कांटे निकालने की और ऐसी विजय दी है। चलिए, बिल्कुल, सलमान हमारे साथ में राजगढ़ से जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हम यहाँ पर क्या कुछ कैसा नजारा है कार्यकर्ताओं में, पार्टी कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है और कैसी खुशी है, ये हमने जानने की और समझने की कोशिश की है मध्य प्रदेश से। और अब चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर शायद एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, ये जान लेते हैं। अमन, क्या अपडेट छत्तीसगढ़? रायगढ़ विधानसभा सीट से ओपी चौधरी 50,000 वोटों से अधिक वोटों से वो आगे चल रहे हैं। महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, कलेक्टर थे वो, उन्होंने नौकरी छोड़ी, भाजपा ज्वाइन की, तोहफा भी मिला, सीट मिली। रायगढ़ पहले तो खरसिया विधानसभा से उन्हें चुनाव लड़ाया गया था जहां वो उमेश पटेल से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार सीधी तौर पर ओपी चौधरी जीत की ओर अग्रसर हैं और 50,000 से अधिक वोटों से वो आगे चल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, तो वाकई एक बड़ा अंतर है जी। यहाँ पे मैं अमन के से एक बात को जोड़ना चाहूंगा। यहाँ जब
अमित शाह ने अपना पब्लिक मीटिंग ली थी तो पब्लिक से आह्वान किया था, अगर आप चौधरी को जिताते हैं तो हम उसे बड़ा आदमी बनाएंगे। लगता है इसी का प्रभाव है कि वो इतने अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो कई दावे तो यहाँ पर चुनाव से पहले किए गए थे, लेकिन अब वही दावे कुछ सच होते नजर आ रहे हैं और उन दावों का व्यापक असर भी जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि ओपी चौधरी ने जब अपने बड़े पद को छोड़कर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया था तो पहली बार में जरूर उन्हें सफलता का स्वाद नहीं चखना पड़ा था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है और उनके पक्ष में यहाँ पर पलड़ा जाता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अभी जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, 50,000 वोटों से फिलहाल ओपी चौधरी बढ़त बनाए हुए। हालांकि अभी ये सिर्फ रुझान है, वोटों की गिनती की प्रक्रिया निरंतर जारी है, नतीजे आने अभी बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। मध्य प्रदेश में क्या अपडेट है ये अब हम चलिए आप समझ लेते हैं। मुस्कान, क्या कुछ अपडेट है, क्या हालात है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर कई बड़े नेता अपने चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। बात करें दिमनी से तो यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े जो है सामने आए हैं। राऊ विधानसभा सीट से यहाँ से जीतू पटवारी जो कि मौजूदा विधायक के 3 बार से विधायक रहे हैं, काफी बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पूरे इंदौर अगर क्षेत्र की बात करें वो काफी पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर क्या स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी। उज्जैन की बात करें, तराना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार 2200 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटों में छिंदवाड़ा आती है, यहाँ से कमलनाथ आगे चल रहे हैं। और बात करें बुधनी की, जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, वहां से लगभग वो उनकी जीत पक्की हो गई है। तो कई ऐसे दिग्गज चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश में उतरे हुए थे और इनकी साख दाव पर लगी हुई थी। ये सभी दिग्गज जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग इनकी जीत पक्की है, लेकिन एक नाम नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। चलिए बिल्कुल, और ये नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें तो दतिया से जहां पर वो पूरे दमखम के साथ, जोर आजमाइश के साथ में यहाँ पर नजर आ रहे थे, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के साथ शुरुआती रुझान से जब से वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही लगातार ये देखा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा लगातार पीछे चल रहे थे। लेकिन ये उम्मीद कुछ जताई जरूर जा रही थी कि हो सकता है आगे जब अगले राउंड की वोटिंग की गिनती की प्रक्रिया यहाँ पर होगी तब शायद वो बढ़त बना ले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और चुनावी बयार उनके कुछ विरोध में आती नजर आ रही है। चलिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ और कैसे हालात है ये हमने जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से तेलंगाना की ओर रुख करते हैं कि कैसे समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। शकील जी से और पद्मा जी से हम लगातार चर्चा कर रहे थे। शकील जी, आपसे समझना चाहेंगे, हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में, आंकड़ों के बारे में तो हमने समझा है, लेकिन मुख्यमंत्री वाली सीट को लेकर अगर बात करें तो कैसी स्थिति? काफी असमंजस है वहां पर। देखिए वहां पे ऐसा है कि आपके जो चंद्रशेखर राव जो बीआरएस के मुख्यमंत्री थे 10 सालों तक और बीआरएस के अध्यक्ष हैं, वो जो चुनाव 2 जगह से लड़ रहे थे और खबर एक उनके लिए खराब थी थोड़ी सी कि एक जगह से वो बीजेपी के कैंडिडेट से पीछे चल रहे हैं, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे रेवंत रेड्डी भी अभी आधा चुनाव का मतगणना हुई है और 625 वोट से पीछे हुए मात्र। गजवेल जो दूसरी सीट थी के चंद्रशेखर राव की, वहां से वो 17,000 से आगे चल रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। राजा सिंह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो अपने काफ़ी अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। वो उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे और क्या बोलते हैं अजरुद्दीन के खिलाफ जो गोपीनाथ लड़ रहे थे बीआरएस, वो भी 1400 करीब वोटों से आगे हैं। और लगभग तमाम जो उनके मंत्री रहे हैं बीआरएस के, बहुत सारे मंत्री चुनाव हार गए हैं। ये बात सही है कि फिर से आपका जो ये आंकड़ा है 64 पे आ गया है और बीजेपी वापस 8 पे आ गई है और ये आपका बीआरएस 40 पे है, अदर्स जिसमें एआईएमआईएम 6 है और आपकी सीपीआई भी 1 सीट पर आगे चल रही है। बिल्कुल, तो काफी आगे पीछे की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। फाइनल नतीजे आने बाकी, लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं इस लिहाज से तो कांटे की टक्कर और कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से एक और कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है, हमारे सहयोगी अमन बताना चाह रहे हैं। जी अमन। जी, रायगढ़ विधानसभा से ओपी चौधरी 66,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई प्रत्याशी 66,000 वोटों से आगे चल रहा है। तो ओपी चौधरी जीत की ओर अग्रसर हैं। थोड़ी देर में पूरे रुझान आ जाएंगे और हो सकता है कि ओपी चौधरी चुनाव जीत जाए। चलिए बिल्कुल, एक बड़े वोटों के अंतर का जिक्र अमनदीप आपने अभी किया है कि एक बड़े 66,000 वोटों के अंतर से ओपी चौधरी आगे चल रहे हैं। अगर बड़े वोटों के मार्जिन की बात करें, पिछले चुनाव में मोहम्मद अकबर कवर्धा सीट से जो थे बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो आगे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार वो रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है।
बिल्कुल, जिस हिसाब से शुरुआत है और अभी 5 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। करीब 60,000 वोटों से मोहम्मद अकबर चुनाव जीते थे, लेकिन ओपी चौधरी की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर यही रफ्तार रही तो हो सकता है कि ओपी चौधरी 80,000 मतों से चुनाव जीत जाएं, और ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा। चलिए बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद अकबर की भी बात निकलकर सामने आई है, क्या अपडेट है कवर्धा से? कवर्धा से अभी फिलहाल कवर्धा से बीजेपी आगे चल रही है, मोहम्मद अकबर अभी पीछे हैं। 25,000 से अधिक वोटों से मोहम्मद अकबर अभी पीछे चल रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है। वो प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों के अंतर से वो जीत उन्होंने दर्ज की थी, वो अब कुछ पीछे चलते नजर आ रहे हैं। और एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दिया है और उसे छोड़कर जब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया तो पहली बार में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार में जरूर उन्हें सफलता मिली और नतीजे अब आपके सामने हैं। अब चलिए छत्तीसगढ़ के क्या कुछ अपडेट है, हालात हैं, ये हमने समझा है। अब आपको मध्य प्रदेश की ओर लिए चलते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों का क्या कुछ और कैसा हाल है। हालांकि बयार तो बीजेपी के फेवर में बह रही है, लेकिन अभी क्या कुछ और कहां से सिलसिलेवार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये हम विस्तार से समझ लेते हैं। इमरान खान की ओर रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से ग्वालियर से इस वक्त मौजूद हैं। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, रुझान जो जिस प्रकार से आ रहे थे, लगातार बहुमत के लिए 116 सीटों का होना जरूरी था, बीजेपी ने अब वो 116 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इमरान, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, जानेंगे कि यहाँ वहां पर क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। और जब से ही एग्जिट पोल के आंकड़े और नतीजे जो निकलकर सामने आए हैं, वहां से ये बात निकलकर सामने आई थी कि अगर किसी पार्टी को यहाँ पर जीत लेनी है, जीत चाहती है, तो उसे 116 का आंकड़ा पार करना होगा। जब से यहाँ पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी कि सुबह 8 बजे से, तब से ही लगातार बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए थी। और अब की जो स्थिति है उस लिहाज से अगर गौर करें तो 116 का वो जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करने में कामयाब यहां पर हुई है। मध्य प्रदेश के की ओर रुख करते हैं, वर्षा से समझ लेते हैं कि क्या कुछ और अभी कैसी स्थिति है। वर्षा, क्या कुछ नया अपडेट? अभी बीजेपी 166 सीट के साथ ही बढ़त में है, और देखा जाए तो बीजेपी के घोषणा पत्र की वजह से हो सकता है कि बीजेपी अभी एग्जिट पोल में हार रही थी, लेकिन वो अभी बहुत बढ़त में दिखाई दे रही है। लाडली बहना योजना जो है वो बीजेपी के लिए एक प्रकार से, क्या कहूँ अब मैं, मतलब शब्द में बस जादुई आंकड़ा। हाँ चलिए बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलता नजर आ रहा है। चूंकि घोषणा पत्र की बात हुई है, मुस्कान, आपसे भी ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ और कैसे लगता है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे थे कि कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन ठीक उसके उलट हुआ। देखिए, मामला वहाँ पर कड़ी टक्कर का था। तस्वीर साफ होती नहीं दिखाई दे रही थी कि बीजेपी ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। बहुत फायदा लाडली बहना योजना का हुआ है, ज्यादातर महिलाओं ने वोट दिया है बीजेपी को। और बात करें केंद्रीय नेताओं की, बात करें तो कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा बीजेपी ने, केंद्रीय नेताओं को उतारा, लेकिन एक केंद्रीय नेता का नाम सामने आ रहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते। यहाँ निवास सीट से इन्हें उतारा गया था, चुनावी मैदान में हार गए हैं। और मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट काफी चर्चा में बनी हुई थी, और चैन सिंह बरकड़े उनके सामने कांग्रेस से थे, उनकी जीत यहां पर लगभग तय मानी जा रही है। ऐसी कई विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की जो काफी चर्चा में बनी हुई थी, और यहां पर अब तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। चलिए बिल्कुल, तो कई कुछ जगह ऐसी है मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की बयार तो बह रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें जहां पर कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब यहां पर नजर आई है।